सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की ज़रूरत है और यह अपील है कि वो शांति बनाए रखे। और बातचीत के लिए मैं हमेशा से कोशिश यही करता हूँ कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें, बातचीत करें, वार्ता जारी रहना चाहिए। कई चीज़ें सहमति बनती है, कई चीज़ें नहीं बनती है, कई तरह के विषय आती है, पर हम जब बातचीत करेंगे तो आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान के रास्ते निकलते हैं। पांचवें दौर की बातचीत आपने कहा कि किसानों से आप करने के लिए तैयार हैं। पांचवें दौर की क्या उन लोगों की तरफ से कोई ऑफर आया है कि कब बातचीत करना चाहते हैं? अभी तक ऐसा कोई सूचना आई नहीं है। हम यही अपील करेंगे कि पांचवी दौर के बैठक के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे मुद्दे पर संवेदनशील होकर के हम अपना पक्ष रखें, क्योंकि सरकार भी यह चाहती है कि इसका समाधान हो। तत्कालिक दृष्टि से भी, दीर्घकालिक दृष्टि से भी हमें समस्या का समाधान की दिशा में वार्ता के माध्यम से आगे बढ़ना है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर किसानों से अपील की है कि वो पांचवें दौर की बातचीत करें और इसके लिए किसानों को आमंत्रित भी किया है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो भी चीजें हैं वो आपसी बातचीत करके शांति से ही हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, क्योंकि किसानों की तरफ से एक बार फिर से दिल्ली कूच की बात कही गई है। किसान आंदोलन लगातार जारी है। हालांकि इससे पहले अगर देखा जाए तो 4 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन इन 4 दौर की वार्ता में कोई भी समाधान, कोई भी सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर्स पर, दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और दिल्ली कूच की तैयारी में लगे हुए हैं। हालांकि इसको लेकर कई सारे अहम फैसले भी लिए गए, लेकिन जो अहम बातचीत है वो कहीं ना कहीं एमएसपी पर और इसके अलावा और भी कई सारी चीजों को लेकर बात अभी भी फंसी हुई है। हालांकि अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर अर्जुन मुंडा को हमने सुना। अर्जुन मुंडा कह रहे हैं कि पांचवें दौर की बातचीत के लिए सरकार तैयार है और आगे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इसके लिए शांति व्यवस्था बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब से ये दोबारा आंदोलन शुरू हुआ है तब से सबसे ज्यादा समस्या हो रही है व्यापारियों को। सबसे ज्यादा समस्या हो रही है जो लोग वहां पर निकल रहे हैं, जो वो लोग वहां से गुजर रहे हैं, आने जाने वाले जो लोग हैं, जो रोजमर्रा के लिए दिल्ली बॉर्डर्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको सबसे ज्यादा समस्या हो रही है। और हमने कई सारी तस्वीरें भी आपको दिखाई जहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है, कई बार एम्बुलेंस भी वहां पर फंसी हुई है। तो ऐसे में दिक्कतों का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है, लेकिन किसान जो कि अभी भी नाराज हैं और सीधे तौर पर किसानों कहना है कि जो उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाए आंख बंद करके। लेकिन कई बार कुछ मांगे ऐसी हैं जिसे आंख बंद करके पूरा नहीं किया जा सकता है, जिसका हल, जिसका समाधान सिर्फ बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है। 4 दौर की बातचीत जो है, जो वार्ता है वो हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान किसानों के साथ में नहीं निकला है। हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनुज इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अनुज, जिस तरीके से देखा जाए तो पांचवें दौर की बातचीत की बात कहीं ना कहीं कृषि मंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किसान अभी भी जो है बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और लगातार दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं। देखिए कृतिका, सरकार तो हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि चौथे दौर की वार्ता चंडीगढ़ के अंदर हुई थी और सरकार ने एक ऐसा प्रस्ताव पंजाब और हरियाणा के किसानों के सामने रखा था जो निश्चित तौर पर उनकी जो भविष्य की चुनौतियां हैं वो चुनौतियां खत्म हो जाती। आज पंजाब के किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उनकी जो जमीन है वो लगातार बंजर होती जा रही है। पानी का जो स्तर है वो लगातार नीचे जा रहा है। 200 फीट से ज्यादा पानी का स्तर जा चुका है और ये पंजाब के किसान खुद इस बात को कहते हैं कि आने वाले समय में धान और चावल की जो पंजाब खेती करता है उसमें लगातार गिरावट हो सकती है। ऐसे में सरकार ने एक ऐसा प्रस्ताव किसानों के सामने रखा जो उनकी इन समस्याओं को दूर करता। देखिए प्रस्ताव में क्या था, सरकार ने पंजाब के किसानों को कहा कि आप अपनी क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, आप मक्का, कपास, दलहन की खेती कीजिए और सरकार 5 साल की गारंटी देगी। एनसीसीएफ और नेफेड के माध्यम से उनकी फसलों को खरीदा जाएगा। ये बड़ा फैसला और बड़ा प्रस्ताव था, लेकिन किसान संगठनों ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस
चौथे दौर की वार्ता चल रही थी चंडीगढ़ के अंदर, हम उस समय मैं वहां पर मौजूद था और जब किसान संगठनों ने आकर मीडिया के सामने इस बात को कहा था कि सरकार ने प्रस्ताव दिया है, हम इस पे गंभीरता से सोचेंगे, तो आखिर उसके बाद वो प्रस्ताव क्यों नहीं माना गया? उसमें जो सबसे बड़ी बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि किसान संगठन खुद एक राय नहीं है, किसान संगठन खुद इस मामले को लेकर राजनीति करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो पंजाब के बाकी किसान हैं, उनके लिए जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां भविष्य में बड़ी दिक्कतें पैदा करेंगी और सरकार चाहती है, केंद्र सरकार चाहती है कि पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को उन समस्याओं से बचाया जाए। तो कुल मिलाकर वो प्रस्ताव नामंजूर हुआ, लेकिन अब सरकार ने एक बार फिर से किसान संगठनों से कहा है कि प्रदर्शन, उग्र हिंसा, ये कोई माध्यम नहीं हो सकता किसी भी समस्या का समाधान का, और बड़े फैसले रातों रात नहीं लिए जाते कृतिका, उसके लिए समिति बनाई जाती है, एक्सपर्ट की राय ली जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि एमएसपी की जो गारंटी की वो मांग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तो खरीद एमएसपी की पंजाब और हरियाणा के किसानों से होती है। ऐसे में अपनी जिदों पर अड़े रहना, ये निश्चित तौर पर जो फैसला आया है किसान संगठनों की तरफ से सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर करना, वो भविष्य के लिए और भविष्य की जो कृषि की चुनौतियां हैं उनसे पूरा करने के लिए कभी भी वो सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में किसान संगठनों को शांतिपूर्वक सरकार की बातों पर, सरकार के प्रस्तावों पर बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए, ना कि प्रदर्शन और उग्र हिंसा के माध्यम से। देखिए, जो प्रदर्शन चल रहा है और जो उग्र हिंसा है, वो कहीं ना कहीं उससे सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो आम लोगों को हो रही है, जो वहां के आम नागरिक हैं, जो लोग डेली ड्यूटी करते हैं, वहां से निकलते हैं, गुजरते हैं, उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जो व्यापारी वर्ग है वो भी बहुत ज्यादा परेशानी, क्योंकि इससे पहले जब हमने आंदोलन देखा था तो उससे भी हजारों करोड़ों का नुकसान कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग को हुआ था, और अब एक बार फिर से वही तस्वीर कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन किसान है कि मानने को राजी नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किसान की महत्वपूर्ण मांगे क्या है? देखिए, किसानों की सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि एमएसपी की गारंटी दे दी जाए, और गारंटी भी दे दी जाए उसके लिए कोई कमेटी का गठन ना हो। सरकार ने कहा था कि आप एमएसपी की गारंटी चाहते हैं, ठीक है, एक समिति का गठन कर देते हैं जिसमें आपके भी लोग होंगे, कृषि एक्सपर्ट होंगे, वैज्ञानिक होंगे, सरकार के लोग होंगे, लेकिन वो इस बात को किसान संगठन नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अध्यादेश के माध्यम से रातों रात फैसला ले लिया जाए, जबकि ये संभव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि देश के अंदर जो एमएसपी पर खरीद होती है वो सिर्फ देश के 6% किसानों की होती है, बाकी ओपन मार्केट खुला हुआ है किसानों के लिए। और हम कृतिका इस बात को भी जानते हैं कि पिछले वर्षों के दौरान एमएसपी से ज्यादा भाव किसानों को खुले बाजार में मिलता है। ऐसे में उन किसानों के साथ सरकार भेदभाव और नुकसान कैसे कर सकती है जिन लोगों को आज भाव ज्यादा मिल रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि एमएसपी आज 2275 रुपए का गेहूं और 2180 रुपए चावल का एमएसपी का रेट है, लेकिन आप जाइए मार्केट के अंदर, जाइए किसानों को ओपन मार्केट में, क्योंकि सारी देश भर की मंडियों को सरकार ने ई पोर्टल के माध्यम से जोड़ दिया है। किसान बैठे बैठे अपने मोबाइल से देख सकता है कि आज राजस्थान की मंडी के अंदर क्या रेट है, हरियाणा की मंडी के अंदर क्या रेट है, पंजाब की मंडी में क्या रेट है। तो एमएसपी पर किसान अपनी फसल बेचने को क्यों बाध्य हो, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो पंजाब और हरियाणा के किसानों को समझना होगा। इससे किसानों का हित नहीं होगा बल्कि किसानों का नुकसान होगा। ऐसे में सरकार छोटे किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहती है, और वो फैसला तभी हो सकता है जब खुले बाजार के अंदर ऐसी प्रतियोगिता हो कि लोगों को, किसानों को उनकी फसल का वाजिब और ज्यादा से ज्यादा काम मिले। कृतिका जी, अनुज, अगर जो दिल्ली से जुड़ी हुई सीमाएं हैं अगर उनकी बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है? क्योंकि दिल्ली कूच की बात तो कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से की जा रही है, आंदोलन छेड़ा हुआ है, लेकिन साथ ही प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। कृतिका, आज से 2 दिन पहले किसानों ने इस बात को कहा था कि वो जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव है उसको नामंजूर करते हैं और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ऐसे एहतियात के तौर पर चाहे आप यूपी की सीमाओं पर जाइए, हरियाणा की सीमाओं पर जाइए, गाजीपुर बॉर्डर जाइए, वहां सभी जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग की है और सुरक्षा के इंतजामात इस वजह से किए गए हैं अगर किसान किसी भी तरीके से दूसरे माध्यमों से अगर आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें समय से रोक लिया जाए। क्योंकि हमने पिछले वर्षों के दौरान जब 3 कानूनों को लेकर प्रदर्शन चल रहा था तो किसानों का जो प्रदर्शन था उससे आम जनमानस को काफी दिक्कतें हुई थी। इस तरह की कोई दिक्कतें ना हो, किसान
संगठन दिल्ली के अंदर आके कोई ऐसी हिंसा की वारदात ना करे जिससे नुकसान हो। एहतियात के तौर पर सभी जितने भी बॉर्डर्स हैं उन पर बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन जब बैरिकेडिंग की जाती है तो आप जानते हैं क्योंकि वर्किंग आवर्स में ट्रैफिक बहुत हैवी होता है, ऐसे में चारों तरफ जाम की स्थिति देखने को मिल रही है और लोग सबसे ज्यादा परेशान है। कृतिका, बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, लोग नौकरी के लिए आते हैं, लोग अपने व्यापार के लिए दिल्ली आते हैं और दिल्ली से बाहर जाते हैं। ऐसे में लाखों लोग लगातार पिछले एक हफ्ते से ज्यादा से परेशान नजर आ रहे हैं। इन परेशानियों को, क्योंकि वो भी देश के नागरिक हैं, किसान भी देश के नागरिक हैं और किसान का सबसे पहले फर्ज बनता है, क्योंकि किसान को अन्नदाता कहा जाता है, पूरे देश का पेट भरता है। ऐसे में लोगों की समस्याओं को और जनमानस की जो समस्याएं सामने आ रही है। ठीक है अनुज, आपके पास वापस आएंगे। इसी बीच सीधा रुक कर लेते हैं इस वक्त हैदराबाद हाउस का, जहां से इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही ग्रीस के प्रधानमंत्री भी इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही देर में ये द्विपक्षीय वार्ता भी वहां पर इस वक्त चल रही है। सीधे तौर पर देखा जाए तो ग्रीस और भारत के जो संबंध है वो आगे आने वाले समय में और मजबूत होते हुए कहीं ना कहीं हमें नजर आएंगे और ये बातचीत इस वक्त चल रही है। वहां की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, कई सारे मुद्दों को लेकर के ये द्विपक्षीय वार्ता, जिससे आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं वो तो मजबूत होंगे ही, लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें कि 15 साल बाद ऐसा मौका है जब ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं और भारत दौरे के दौरान द्विपक्षीय वार्ता तो होंगी ही, साथ ही जो रायसीना संवाद है उसमें भी शामिल होते हुए नजर आएंगे ग्रीस के प्रधानमंत्री। कई सारे मुद्दों को लेकर उसमें बातचीत होनी है, कई सारे जो वैश्विक मुद्दे हैं उनको भी उस दौरान उस संवाद में रखा जाएगा, जिसको लेकर के पूरे विश्व भर के जो देश हैं वो उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उसका जिक्र उसमें किया जाएगा। फिर चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, या फिर जो परिवर्तन, जो समय बदल रहा है उसको लेकर हो, कई सारी चीजें हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं बातचीत होगी। और हमारे साथ में इस वक्त अमृतपाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अमृतपाल, जिस तरीके से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं द्विपक्षीय वार्ता जिससे आगे आने वाले समय में ग्रीस और भारत के जो आपसी संबंध है वो और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको अगले लेवल पर कैसे लेके जाया जाए। जब प्रधानमंत्री पिछले साल ग्रीस गए थे तो दोनों मुल्कों ने अपनी पार्टनरशिप को एनहांस किया था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर। अब इसको और मजबूत कैसे किया जाए सभी एरियाज में, इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, खास करके जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको, उसमें ग्रीस जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है क्योंकि वो गेटवे है यूरोप का। दोनों देशों ने मेडिटेरेनियन और पैसिफिक, इंडो पैसिफिक में एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात की थी। तो ये सब चीजें आज इस बायलैटरल मुलाकात में डिस्कस होंगी और इस वार्ता में डिस्कस होंगी। फिर इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए शिप बिल्डिंग एरियाज में, और जो इन्वेस्टमेंट्स एक दूसरे के कंट्री में और ट्रेड को कैसे ऊपर लेके जाया जाए, तो ये सब बातें इस वार्ता में डिस्कस हो रही हैं। जी अमृतपाल, ये जो दोनों देशों के आपसी संबंध जो है वो और मजबूत हो रहे हैं, इससे क्या बाकी अन्य देशों पर भी इसका असर पड़ेगा आगे आने वाले समय में? बिल्कुल बिल्कुल, मेडिटेरेनियन का एक बहुत अहम हिस्सा, बहुत अहम मुल्क ग्रीस है। भारत अपनी जो गल्फ के थ्रू मेडिटेरेनियन में आउटरीच और बढ़ा रहा है क्योंकि भारत चाहता है कि यूरोप के साथ रिलेशंस नेक्स्ट लेवल तक जाएं। आप जानती हैं यूरोप के साथ FTA नेगोशिएट हो रहा है, उसमें ग्रीस एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो सिर्फ ये बायलैटरली नहीं इंपॉर्टेंट है, बायलैटरली तो इंपॉर्टेंट है ही, पर उससे बढ़कर गेटवे टू यूरोप और मेडिटेरेनियन इकोनॉमीज के साथ भारत अपनी जो आउटरीच बढ़ाना चाह रहा है उसके तहत ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप सिद्ध हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमृतपाल। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और इसी बीच वापस रुक करते इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर लोगों को जाम के चलते किन हालातों का सामना करना पड़ रहा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता निशांत कुमार राय ने। उनकी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसान आंदोलन के चलते सिंघू बॉर्डर पर आम लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल दिल्ली और हरियाणा के इस बॉर्डर पर जब लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो आप देख सकते हैं कितना संकरा रास्ता है। दरअसल आंदोलन के चलते रास्ता इतना छोटा हो गया है जिसके चलते लोगों को बॉर्डर से इस पार से उस पार जाने के लिए केवल पैदल ही सहारा है। और देख लीजिए जो बुजुर्ग हैं किस
तकलीफों के साथ बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं। हालांकि किसान नेताओं को सरकार लगातार मनाने की कवायद में लगी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों को पूरी तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आम लोग कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हैं कि कॉलेज के बच्चे हैं, तमाम लोग हैं जो सड़क पर चलते हुए नजर आ रहे हैं और आपको अब दिखलाना चाहेंगे किस तरीके से लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ये भाई साहब हैं, इनके हाथ में आप देख सकते हैं प्लास्टर बंधा हुआ है। कितनी तकलीफ हो रही है इस तरीके से सड़क क्रॉस करने पर? तकलीफ तो काफी है भाई साहब जी, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखिए, साफ तौर पर जनता परेशान नजर आने लगी है बॉर्डर पर जिस तरीके की स्थितियां हैं, और खासकर इस पार से उस पार जाने अपने आप में चुनौती बनता चला जा रहा है। सिंघू बॉर्डर से निशांत राय, डीडी न्यूज। वहीं किसानों के आंदोलन के चलते लोगों के लिए रोजमर्रा का काम करना बेहद मुश्किल हो गया है। सड़कों पर लगा हुआ जाम के चलते जो मिनटों की दूरी है उसे तय करने में घंटों का वक्त लग रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी ऐसे लोग जाम से जूझते हुए नजर आए हैं और जरूरी काम के लिए घर से निकले लोगों का आधा दिन जाम में ही निकल जा रहा है। और वहीं खासतौर पर अगर बात करें तो बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें इस वक्त वहां पर हो रही हैं। वहीं किसानों के प्रदर्शन के बीच दिल्ली की सीमाओं पर जबरदस्त जाम लगा हुआ है। गुरुग्राम सीमा पर भी जाम की स्थिति है। किसानों के दिल्ली पैदल कूच को लेकर हालांकि पुलिस भी सतर्क है। दिल्ली पुलिस की चेकिंग की वजह से जाम वहां पर काफी ज्यादा लगा हुआ है और इसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने भी बैरिकेड हटवा दिए। बैरिकेड हटने के बाद वाहनों की गति हालांकि थोड़ी सी तेज हुई है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस जाम खुलवाने के लिए बॉर्डर पर तैनात है। मैं 65 साल का हूँ, काम पे जाता हूँ चांदनी चौक और काम भी करना है। जाम है बहुत तगड़ा। अभी मुझे 10 किलोमीटर का सफर 1-1.5 घंटा लग गया आते हुए। वहाँ तक विजयनगर से बहुत तगड़ा जाम है। करीब 1.5 घंटा हो गया मुझे वहाँ से यहाँ तक आने में। नीचे तो बहुत लंबा है जी। हमारा जाम ही जाम है, किसान आंदोलन की वजह से ही हो रहा है। और चलिए इसी के साथ खबरों में बढ़ते आगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज पर लिखे आलेख में उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का संपूर्ण जीवन आध्यात्मिक प्रेरणा से भरा रहा है। उन्होंने कहा कि महाराज जी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र की त्रिवेणी थे। वो जैन समुदाय के साथ ही अन्य विभिन्न समुदायों के भी बड़े प्रेरणा स्रोत रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा का क्षेत्र महाराज जी के हृदय के बेहद करीब रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की इच्छा थी कि हमारे युवाओं को ऐसी शिक्षा मिले जो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित हो। उनका यह भी विश्वास था कि शिक्षा वही है जो स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन पर अपना ध्यान केंद्रित करे। साथ ही उन्होंने कहा, लिखा है इसमें कि संत शिरोमणि आचार्य जी को देश की भाषाई विविधता पर बहुत गर्व था, इसलिए वो हमेशा युवाओं को स्थानीय भाषाएं सीखने के लिए भी प्रोत्साहित करते थे। साथ ही पीएम ने लिखा कि संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के योगदान से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी बड़े परिवर्तन हुए हैं। आचार्य जी का गहरा विश्वास था कि एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण उसके नागरिकों के कर्तव्य भाव के साथ ही अपने परिवार, अपने समाज और देश के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की नींव पर होता है। दुनिया भर में पर्यावरण पर कई तरह के संकट मंडरा रहे हैं। ऐसे में संत शिरोमणि आचार्य जी का मार्गदर्शन हमारे बेहद काम आने वाला है। इसी तरह उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि को सर्वोच्च महत्व दिया। उन्होंने कृषि में आधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाने पर भी बल दिया है। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम 22 फरवरी को संदेशखाली का दौरा करेगी। आयोग के उपाध्यक्ष और एनसीएसटी की टीम घटनास्थल पर जाएगी, जहां संदेशखाली में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के नेताओं द्वारा स्थानीय लोगों पर कथित अत्याचार किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरकर टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। शाहजहां और उनके सहयोगियों के खिलाफ जमीन पर जबरन कब्जा करने और महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने जैसे तमाम आरोप हैं। सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से मंजूरी के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले की सुनवाई 9 बार टल चुकी है। इस बीच सीबीआई लगातार पश्चिम बंगाल में बिना राज्य की स्वीकृति के मामले दर्ज कर रही है।
सीजीआई ने कहा कि मामला पहले से ही जस्टिस बीआर गवई की बेंच के सामने लंबित है। कपिल सिब्बल उसी बेंच के सामने इसे मेंशन करें। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2 साल पुराना मामला है। वहीं ममता सरकार का कहना है कि उसने सीबीआई को राज्य के मामलों में केस दर्ज करने की अनुमति कई साल पहले वापस ले ली थी। उसके बाद भी सीबीआई ने चुनाव बाद हुई हिंसा समेत कई मामलों में एफआईआर दर्ज की है। और वहीं एक दुख भरी खबर भी आज सामने आई। दरअसल रेडियो की दशकों तक पहचान रहे अमीन सयानी का आज निधन हो गया। उन्हें मशहूर रेडियो प्रोग्राम गीतमाला के लिए जाना जाता है। उन्होंने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके बेटे राजल सयानी ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें HN रिलायंस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उन्हें मृत घोषित किया गया। 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में जन्मे अमीन सयानी की आवाज रेडियो पर पहचान बन चुकी थी। उनका कार्यक्रम की शुरुआत में श्रोताओं को बहनों और भाइयों का कहकर संबोधित करना और तमाम किस्से सुनाना लोगों को रेडियो से बांधे रखता था। अमीन सयानी की खनकती आवाज लंबे समय तक रेडियो की आवाज बनी रही। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम एक्सप्रेस 100 सहयोगी संध्या शर्मा के साथ। नमस्कार।